ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को समझ लेते हैं। तो सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल, size of particle and shape of particle. It only depends on total number of solid particle. तो यहां देखिए, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के साथ साथ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। टोटल नंबर, यस, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बोलना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी सॉलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन 2 m पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है, और किसी का 3 मोल पर लीटर है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। बट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यस, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखिए कि मान लेते हैं मैं क्लास के बाद पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा जो पिछले साल में पढ़ाया था, एक स्टूडेंट आज मैं मंगवाया हूँ। तो आप इसको, और मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद समझ पाएंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पूरा पीडीएफ। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 लीटर है, हाँ, हाँ बिल्कुल बनाइए। दो बार लिखिएगा तो और बढ़िया है ना। 2 बार अगर लिखते हैं तो एक बार रफ में लिख लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं लिखिएगा तो ऐसा लगेगा कि खाली मूवी देख रहे हैं, नहीं तो। और फिर लिखने से थोड़ा सा क्या होता है कि क्लास के साथ सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए आप एक बार रफ में लिखिए। और फिर मैं इसको आज ही भेज दूंगा, तो आज भेज देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। तो फिर वहाँ से आप मुझसे एडवांस मेरे लिए पैरेलल चलिएगा और मोटा मोटी देख लीजिएगा कि मैं एक दिन में कितना पढ़ाता हूँ और बता भी दूंगा। तो एक दिन में अगर 2 लेक्चर भी आप लिख के रेडी रहते हैं, बट होता क्या है कि एक कंपलसरी नहीं कि हर बैच में एक बिल्कुल एक ही लाइन बोलेंगे। लाइन इधर हो सकता है बट थीम वही रहेगा। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 8, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, और यहाँ भी वॉल्यूम कितना लिए हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर निकालिएगा, ऐसे मोटा मोटी है अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर डिफरेंट है या सेम है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर यहाँ पे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर यहाँ पे, दोनों जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर सेम है। इसका मतलब है, अब अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे मतलब इसका इस बात से है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा, बिल्कुल मत घबराइए, एक बार ये टॉपिक शुरू हो गया क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी रहेगा। बहुत ऊपर लेवल तक पढ़ा देता हूँ ये टॉपिक। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट का और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड का डिफरेंट रहेगा या सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा।
क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, साइज, शेप एंड ज्योमेट्री एंड नेचर। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा सर कि सर नेचर बोलने का क्या मतलब है। नेचर बोलने का मतलब ये स्टूडेंट है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरा 8 पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, इट माइट बी, हो सकता है कि यहाँ पे मेरा 8 पार्टिकल जो हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे मेरा पार्टिकल जो न्यूट्रल है, बट नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है या चार्ज है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, and also it does not depend on geometry and shape of the particle. It only depends on what? It only depends on concentration of particle. Is it clear? तो वैसा कोई भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर लीटर यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो बाद में देखेंगे। ऐसे आप लोग तो एक बार शायद देख ही लिए होंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों सिलेबस में है, जिसका एक का नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरे का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथे का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो आप में से एनीवन जो खुद से थोड़ा बहुत देखें या स्कूल में पढ़ाया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, एनीवन पढ़े हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पहले पढ़े हैं खुद से? तो चलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, किस टाइप के सॉलिड के लिए पढ़ते हैं? किनका आंसर है नॉन वोलेटाइल? जिनका भी आंसर है नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स, वेरी गुड। यस, ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नहीं, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। किसका? भास्कर का आंसर था। तो जिनका भी आंसर था, क्या नाम है? अच्छा स्निग्धा, आपको कॉपी मिल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? कॉपी दे दिए सौरभ, कॉपी दे दिए थे ऑर्गेनिक का? ओके ओके, आपका बहुत थैंक यू सो मच, आपका बहुत हेल्प हो गया मुझे। आज फिर से मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब दूसरे स्टूडेंट को कॉल करके मंगवाया हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद का है उसमें बहुत कम कंटेंट है, तो मैं कुछ कहीं ना कहीं से मैं उसमें मिलाते रहा हूँ और आप लोग को वहीं पढ़ाते रहते हैं। तो देखिए, आगे मैं खुद लिखवा दूंगा। जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास है तो इसमें थोड़ा आराम से चलेंगे। तो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डिफाइंड है। ओके, तो अभी यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, वैसा कोई भी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, शेप ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से मैं बता रहा हूं, दोज प्रॉपर्टी, इसको अब लिखूंगा नहीं क्योंकि ये आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, तो वैसा कोई भी प्रॉपर्टी
which depends on number of particles, nature of particles, size of particles, तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है और यहां भी 10 लीटर है, लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि देखिए यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे मान लीजिए सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, बट यहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, बट यहां पे न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और तब इसे बोलेंगे कि सॉल्यूशन का कंडक्टिंग बिहेवियर ज्यादा रहेगा। आपसे कोई पूछेगा प्योर वाटर, प्योर वाटर जब बोलते हैं जो हम लोग पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं है, दैट इज कॉल्ड, जो हम लोग पीते हैं दैट इज मिनरल वाटर। प्योर वाटर है मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। विच वाटर इज द प्योर वाटर? डिस्टर। ओके, तो क्योंकि हम लोग जो पीते हैं वो मिनरल वाटर है, मिनरल बोल दिए हैं, इसका मतलब उसमें सॉल्ट है। तो देखिए वो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल है, तो बोले किस सॉल्यूशन का कंडक्टिंग नेचर ज्यादा रहेगा, किस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेगा? क्योंकि कंडक्टिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कौन करता है? चार्ज पार्टिकल करता है। नॉट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन होता है, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल, इज इट करेक्ट कि चार्ज पार्टिकल ओनली इलेक्ट्रॉन रहेगा? वो तो सॉलिड कॉपर के रॉड में ना, कोई सॉल्यूशन में भी तो चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि Na+। करेक्ट? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनेशन को इतना लाइटली लेते हैं कि डिफिनेशन को पकड़ ही नहीं पाते हैं, और डिफिनेशन जो लिखने वाले रहते हैं वो बहुत एक लाइन में कॉम्पैक्ट रूप में लिख के चले जाते हैं। तो एक्चुअल में इन दोनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा, कंडक्टिंग बिहेवियर ज्यादा? इस सॉल्यूशन का कंडक्टिंग बिहेवियर, इवन इफ बोथ हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर लीटर, 4 पार्टिकल, बट इस एक सारा पार्टिकल क्या है? कैटायन है, बट ये सारा पार्टिकल क्या है? न्यूट्रल है। दैट्स वाई इस सॉल्यूशन का कंडक्टिंग बिहेवियर ज्यादा रहेगा। हाँ या ना? कंडक्टेंस ज्यादा हो गया। इसका मतलब कंडक्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन व्हाट? विच डिपेंड्स ऑन साइज, विच डिपेंड्स ऑन शेप, विच डिपेंड्स ऑन नेचर, इन सब को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक और अगर डायग्राम ले लिया जाए कि यहां पे वॉल्यूम 10 लीटर है और आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर, यहां देखिएगा, आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर इसका साइज ये हो गया। तो यहां भी 4 पार्टिकल, यहां भी 4 पार्टिकल, यहां देखिएगा यहां भी 4 पार्टिकल और यहां भी 4 पार्टिकल। अब बताइए किस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा? तो जिस सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा रहेगा। हाँ या ना? और जहां पे चार्ज पार्टिकल का मोबिलिटी ज्यादा रहेगा उसका कंडक्टिंग बिहेवियर ज्यादा रहेगा। इज इट करेक्ट? दैट्स वाई इसका मतलब कहने का सेंस है कि कंडक्टेंस कैसा प्रॉपर्टी हो गया? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। अब इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। मतलब जस्ट मैं एक डिफरेंशियल ले रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। अब यहां देखिए, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ
टू और मोर सब्सटेंसेस, एक पहला पॉइंट हुआ सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड पॉइंट, इन जनरल द कंपोनेंट present in excess amount is called, तो क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट इन जनरल एंड the component present in general का मतलब एक्सेप्शन हो सकता है, in less amount is called solute। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारा स्टूडेंट को या रहता है इन जनरल, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ना रहता है। तो बोलते हैं सर बाइनरी सॉल्यूशन, नहीं कि एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। बट इज इट कंपलसरी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट है, ए और बी, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बट इज इट कंपलसरी कि सिर्फ दो ही रहेगा? हो सकता है कोई एक सॉल्वेंट है उसमें NaCl भी हो, KBr भी हो और NaOH भी हो और सॉल्वेंट वाटर हो। देन हाउ मेनी सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन वाटर? 3। तो क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, तो क्या बोलना है? इफ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट देन it is called binary solution। चलिए अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं।
मिसिबल सॉल्यूशन और इमिसिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें मिसिबल सॉल्यूशन के लिए वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ या कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे में होमोजेनियसली मिक्स्ड हो जाता है उसको बोलते हैं मिसिबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल व्हेन एक मिनट, अभी सॉल्यूशन को में मिक्स होता है या नहीं होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं दो टाइप में डिवाइड किया हूँ। वन ऑफ द टाइप क्या है, मिसिबल सॉल्यूशन, और अदर टाइप क्या है, इमिसिबल सॉल्यूशन। तो मिसिबल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो NaCl वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन व्हेन लेट अस सपोज व्हेन केरोसिन ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, और अगर उसको मिक्स भी कर देते हैं और कुछ देर के बाद अगर छोड़ देंगे तो क्या वो कंप्लीटली मिक्स होगा या पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर रहेगा? पानी नीचे हो जाएगा और ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, हाँ या ना। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल क्या इज द एग्जांपल ऑफ मिसिबल या इमिसिबल? इमिसिबल। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर केरोसिन ऑयल मिलाएंगे तो वाटर में और उसके बाद फिर इमिसिबल रहेगा तो ऊपर से ऑयल को हटा भी देंगे तो वाटर में थोड़ा सा स्मेल बचा हुआ रहेगा, नहीं? तो ऑब्वियसली थोड़ा स्मेल रहेगा। तो कोई भी चीज़ आइडियल होता है क्या? हम लोग जो आइडियल गैस बोलते हैं तो आइडियल गैस है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीटली ऑब्वियसली थोड़ा उसका फ्लेवर रहेगा, लेकिन कोई भी चीज़ क्या बिल्कुल परफेक्ट है, बस बोलने के लिए होता है कि हाँ इमिसिबल का मतलब आपस में मिक्स नहीं हुआ, बट थोड़ा 1% तो मिक्स होगा। जब 1% नहीं मिक्स होगा तो कैसे वाटर में केरोसिन ऑयल का स्मेल रहेगा? नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना। बट बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमिसिबल वैसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स, कंप्लीटली क्या मिक्स ही नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं बोलना है, मिक्स नहीं होता है, करेक्ट। यस, इसका मतलब नहीं लगता कि इसमें साथ होकर भी साथ में नहीं है, हाँ या ना। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। इसमें साथ होकर भी साथ नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस स्टॉप पे बहुत भीड़ है बट फिर भी आप अकेले हैं, अगर किसी को नहीं जानते तो, हाँ या ना। बहुत क्राउड है और आप किसी को नहीं जानते तो लग रहा है कि सब बहुत क्राउड है, बट उस क्राउड में क्या आप सबके साथ हैं या अकेले हैं? तो वहां पे यू आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मिसिबल या इमिसिबल? इमिसिबल। यस। या जब फर्स्ट डे इन कैटलिस्ट, जब किसी को नहीं जानते हैं और सिंगल आप आगे क्लास ज्वाइन किए थे कैटलिस्ट में, इमिसिबल। ये दूसरी बात है कि क्लास करते करते सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मिसिबल सॉल्यूशन एंड इमिसिबल सॉल्यूशन। तो दोनों हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। तो एक तो सॉल्यूशन को डिवाइड करने का एक तरीका हो सकता है। अब देखिए सॉल्यूशन का कितना टाइप हो सकता है। एक टाइप तो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मिसिबल एंड इमिसिबल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब कोई माइक के पास अगर सांस ले रहे हैं तो इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो उनको समझना चाहिए, मैं भी सुन रहा हूं। यहां देखिए सॉलिड एंड सॉलिड, ऐसा भी सॉल्यूशन होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। कोई एक एग्जांपल आप बताइए तो।
आप में से कोई एक ऐसा सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। क्या एग्जांपल बोले? नमक और मिट्टी तो सीखी है, यस, लेकिन वेरी गुड। एलवाई मैं यही सुनना चाह रहा था, वेरी गुड। तो एलवाई इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एलवाई में क्या करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ब्रास या ब्रोंज, हाँ या ना। तो एलवाई में यही करते हैं ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम है, उसको मेल्ट किए, और यहाँ पे कॉपर को मेल्ट किए, सपोज कीजिए मेल्ट किए और आपस में मिक्स कर दिए, और मिक्स करके बिल्कुल इसको होमोजेनियसली एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया से मिक्स कर दिए, और उसके बाद सॉलिडिफाई कर दिए, हाँ या ना। तो क्या ये आपस में रिएक्शन करेगा? मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन इन जनरल नहीं करता है, का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए केमिस्ट्री में है तो जब एल्युमिनियम और कॉपर का मोल्टेन फॉर्म में यहाँ ले आए, अब मिक्स करने के बाद जब सॉलिडिफाई कर दिए, जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं, तब जो आपको एलवाई मिलता है, तो एलवाई इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नहीं रहता है कि। और उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि वन ऑफ द कंपोनेंट लिमिटेड अमाउंट में, वन ऑफ द कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में, अदर कंपोनेंट लिमिटेड अमाउंट में, यही रहेगा ना। और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोल देंगे, और जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। इसका मतलब एलवाई इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? सॉलिड प्लस सॉलिड, हाँ या ना, यस। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, लिक्विड एंड सॉलिड। कोई एक एग्जाम्पल बताइए। आप लोग पूरा अप टू डेट होकर आए हैं? एक मिनट, जिनका भी एमएलगम आंसर है और बिल्कुल अप टू डेटेड है, वेरी गुड। अब बाकी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लिक्विड प्लस सॉलिड, वेरी गुड। तो सॉल्यूट क्या है? लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जिंक एमलगम, वेरी गुड। यही चाहिए भी कि टीचर के पढ़ाने से पहले कहीं से पढ़ कर रेडी रही है। जिंक एमलगम, तो जिंक एमलगम में एक्चुअल में जो सॉल्यूट है वो मरकरी है, हाँ या ना। और वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और सॉल्वेंट क्या है? जिंक है, ज़्यादा अमाउंट में ले लिए हैं। तो एक्चुअली जिंक एमलगम में जिंक को अगर हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं और मरकरी को अगर सॉलिड मान लेते हैं, तो जिंक एमलगम इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? लिक्विड एंड सॉलिड। जनरली वी आर वेरी मच फैमिलियर विद सॉलिड एंड लिक्विड, कि सॉलिड अगर क्या हो? सॉलिड हो, और सॉल्वेंट लिक्विड हो, करेक्ट। बट यहाँ पे उल्टा हो गया है ना स्टूडेंट, कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है, हाँ या ना। कितना बढ़िया हो गया है। सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है। ऐसा नहीं होता है जनरली ये होता है कि हम लोग वाटर में नमक को सॉल्ट को डालते हैं। इसका उल्टा नहीं करते हैं कि नमक में वाटर को डालते हैं। इसलिए जहाँ पे वाटर में नमक को डालते हैं तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और नमक सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। बट यहाँ पे क्या किए? वही किए हैं, जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूट को आपने क्या बना दिया है? जनरली हम लोग के माइंड में क्या रहता है? हम लोग के माइंड में रहता है कि सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा, और सॉल्वेंट जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया है लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या हो गया है? सॉलिड। इसलिए आप अगर कोई जिंक एमलगम बोले हैं तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, समझ गए? वेरी गुड। थर्ड, गैस एंड सॉलिड। तो यहां देखिएगा, जहां पे हम लोग बोलते रहते हैं NiS2, ये तो बहुत जगह बोलते होंगे सब लोग, यहां देखिए, हाँ या ना। तो NiS2 तो हम लोग का फेमस बहुत फेमस है ना, फेमस भी है और फेवरेट भी है। और एक डायलॉग मेरे लिए इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, जहां भी निकल को देखिए तो पाई बोन का तोड़फोड़ कर दीजिए, नहीं? ओके, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन निकेल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है या एडजॉर्ब होता है? एडजॉर्ब होता है। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ,
होता क्या है ना कि जिस टाइम पे असाइनमेंट वगैरह देते रहते हैं, जब देते रहते थे तो उस टाइम पे कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत लाइटली असाइनमेंट कलेक्ट नहीं करते थे। मैं ओल्ड बैच का जो यहाँ से चले गए उनका मैं बात बता रहा हूँ। और अभी के टाइम पे फिर से दोबारा असाइनमेंट मांगते रहते हैं। जब उनको जो एग्ज़ाम का टाइम आता है तो असाइनमेंट का डिमांड करते हैं, और असाइनमेंट मैं भेजता भी हूँ, नो डाउट। बिल्कुल हर एक देर हो सकता है बट रिप्लाई मिलता है और मैं वो काम को करता हूँ। हाँ, अब चाहिए कि अभी एक सेंटेंस लिखे है तुरंत पर हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को रिप्लाई करना है। इसलिए जो भी असाइनमेंट वगैरह जैसे भेजते हैं तो प्लीज़ डाउनलोड करके अपना एक फ़ोल्डर बना के रख लीजिएगा। उसी टाइम पे डाउनलोड करके एक अलग फ़ोल्डर लैपटॉप में बनाकर उसको रख लीजिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग फ़ोल्डर बना लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग बना लीजिए, फिजिक्स का एक अलग बना लीजिए। तो ऐसे करके एक फ़ोल्डर बना के सिस्टमेटिक वे में रखिएगा। चलिए, तो एक सॉल्यूशन का तरीका तो ये भी तो हो सकता है, गैस एंड सॉलिड। तो गैस एंड सॉलिड का मतलब क्या? सॉल्वेंट सॉलिड है तो इसका एग्जांपल कोई पूछेगा तो आप नहीं बोल सकते हैं NiH2, जहां पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल। हाँ या ना? हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं NiH2 या प्लेडियम H2 या प्लेटिनम H2। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? जिसमें कि सॉलिड क्या है? गैस है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। अब चलिए, हाँ, कर सकते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन। अब उस पर अभी नहीं, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपको सरफेस केमिस्ट्री में मिल जाएगा। अब इस पर बहुत बात नहीं करेंगे। अब देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन एक और क्या हो सकता है? अब ये सब जो था, ये था जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, और सारे एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल था? लिक्विड सॉल्यूशन था या सॉलिड सॉल्यूशन था? जितना भी अभी मैंने लिखा सॉलिड सॉल्यूशन था। अब लिक्विड सॉल्यूशन में तो ये तो समझ में आ गया ना कि लिक्विड सॉल्यूशन किस फेज में रहेगा? सॉलिड फेज में रहेगा या लिक्विड फेज में रहेगा? नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन। नाम क्या है? तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसका टाइप अगर हम लोग डिफाइन करें तो फर्स्ट टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट रहेगा सॉलिड और सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड। इसका तो सो मेनी एग्जाम्पल आर प्रेजेंट। यही तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं, हाँ या ना? सॉल्यूट रहता है सॉलिड, और सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या रहेगा? NaCl प्लस वाटर, हाँ या ना? राइट? या शुगर प्लस वाटर एटसेट्रा, जिसमें NaCl और शुगर क्या है? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब सेकेंड एग्जाम्पल कर बात करते हैं, तो सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है लिक्विड। ये भी तो होता है, और ये भी पढ़ना है अंडर द हेडिंग हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ आपको इज अ पार्ट ऑफ द योर सिलेबस। पहले हम लोग के टाइम पे सिलेबस में नहीं था, बट बाद में NCERT में ऐड कर दिया गया है। इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, ऑक्सीजन वाटर तो बाद में ना। सबसे ज़्यादा आप किससे फेमिलियर हैं? कोल्ड ड्रिंक या यस कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड, वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक। अब उसका नाम नहीं लूँगा। तो जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसमें देखते ना ऐसे ढक्कन खोलते हैं तो गैस आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें गैस को हाई प्रेशर पर लिक्विड में मिक्स कर दिया गया। नहीं, इसका मतलब सॉफ्ट ड्रिंक इज द या कोल्ड ड्रिंक इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ व्हाट? गैस इन लिक्विड, है ना? लेकिन सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी देखिए, नेचर का क्या प्रॉपर्टी है?
नेचर का प्रॉपर्टी है कि ओशन में इतना वाटर में गैस मिक्स है, लाइक ओजोन मिक्स है, ओजोन भी मिक्स होता है वाटर में। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में जो कलर देखते हैं क्या उसको ब्लूइश कलर, तो उसमें एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि उसमें ओजोन मिला है, अलग से मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है? ओजोन को अलग से मिक्स किया जाता है, उसके वजह से ऐसा कलर क्रिएट होता है। ये नहीं है कि हाँ वो बहुत बढ़िया एकदम शुद्ध एकदम क्लियर वाटर है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में या जो भी हम लोग जितना भी एनिमल किंगडम ओशन में है, तो सारा एनिमल किंगडम जिंदा है ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? ड्यू टू विच सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन किसका एग्जांपल? गैस प्लस लिक्विड का। किसका? गैस प्लस लिक्विड का। ओके, अब इसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं गैस प्लस लिक्विड का। एक तो एग्जांपल है O2 इन वाटर, सबसे बड़ा एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल में आप बोल सकते हैं, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक रफ आइडिया लिख लीजिएगा, ये मैं आज ही भेज दूंगा। एक रहेगा CO2 इन वाटर, जिसको कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। नहीं, चलिए, और तो ये हो गया। अब इसमें एक और सबसे जो बड़ा एग्जांपल रहेगा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक लाइन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म आर सॉल्यूट्स इन विच solution in which solute and solvent both are in liquid form and both are volatile and miscible। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? अब इसमें भी हो सकता है ना कि बोथ आर कंप्लीटली इमिसिबल। सॉल्यूशन का एक टाइप ये भी तो था, मिसिबल एंड इमिसिबल। क्या था? मिसिबल एंड इमिसिबल। बट अभी इसको मैं यहाँ पे अब इसको दो कैटेगरी ले रहा हूँ। जैसे फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड में पहला कैटेगरी में ऐसा बात कर रहा हूँ कि दो सॉल्यूशन सब ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड solvent both are in liquid form, पहला, and both are miscible। miscible का मतलब जो एक में मिक्स हो गया है, miscible and both are volatile। सेकेंड कैटेगरी क्या बोलेंगे? सेकेंड कैटेगरी में आगे इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे कि दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म बट बोथ आर इमिसिबल। क्या बोलेंगे? मिसिबल या इमिसिबल? इमिसिबल एंड बोथ आर वोलेटाइल। वैसा सॉल्यूशन जिसमें फॉर एग्जांपल पेट्रोल और वाटर दोनों बोथ आर वोलेटाइल, हाँ या ना? और उसको अगर आपस में मिक्स करते हैं तो मिसिबल है या इमिसिबल? एक है पोलर, एक है हाईली पोलर और दूसरा हाईली नॉन पोलर। एक है हाईली पोलर और एक है हाईली नॉन पोलर। और हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट? दैट्स वाई पेट्रोल एंड वाटर बोथ आर क्या हो गया? बोथ आर इंडिविजुअली वोलेटाइल बट बोथ आर नॉट मिसिबल। तो उसको हम लोग किस टाइप का सोल्यूशन बोलेंगे? वैसा लिक्विड का सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म बट बोथ आर इमिसिबल बट बोथ आर वोलेटाइल, जो कि आगे देखेंगे। अभी हम लोग कैसा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है? वैसा कोई भी सॉल्यूशन
जिस जो आपस में मिक्स भी हो रहा है, मिसेबल भी है, बोथ आर वोलेटाइल भी है, बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म भी है। ओके चलिए अब बताइए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? अब यहां से आपका क्लास इंपॉर्टेंट हो गया। वेपर, अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं पहला ही लाइन लिखवाऊंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट? सॉल्यूट, सब लोग ध्यान सुनिएगा, कॉलिगेट फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल। बट अभी जो जिस सॉल्यूशन का मैंने बात किया है उसमें सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल बोला है या वोलेटाइल बोल दिया है? वोलेटाइल बोल दिए हैं। इसका मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। इज क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बिल्कुल इस पार्ट से क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, व्हाट द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? अब देखिए बहुत स्मार्टली मैं लिखा हूं, लिक्विड लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सॉल्यूट बोले हैं, सॉल्वेंट बोले हैं, सॉल्यूशन बोले हैं या लिक्विड बोल दिए हैं? लिक्विड बोले हैं स्टूडेंट। तो लिक्विड मेरा इंडिविजुअल सॉल्यूट भी हो सकता है, लिक्विड मेरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, और लिक्विड मेरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाँ या ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्योर सॉल्यूट हो जो लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्योर सॉल्वेंट ही हो। हाँ या ना? या ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके लिक्विड बनाए हुए हो। इसलिए ये जो लाइन लिख दी है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो शॉर्ट हुआ या मोर एंड मोर जनरलाइज हो गया फॉर दिस कैटेगरी? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए मोर और मोर जनरलाइज हो गया। अब लिक्विड मेरा सॉल्यूट भी हो सकता है, इंडिविजुअल एकदम बिल्कुल सेपरेट, इंडिविजुअल सॉल्यूट भी हो सकता है, इंडिविजुअल सॉल्वेंट भी हो सकता है, और और सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब होता है? सर अब देखिए तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ हाँ, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मत हो रही है। अभी ठीक है? ओके। वीडियो क्वालिटी अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एट ए गिवन टेम्परेचर। मैंने क्या बोला स्टूडेंट? एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब मैं टेम्परेचर को फिक्स कर रहा हूँ। ओके, एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ देखिए ये मेरा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड है। वो लिक्विड में क्या क्या है मिक्स नहीं पता है। दिस लिक्विड कैन बी प्योर सॉल्यूट, दिस लिक्विड कैन बी प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस लिक्विड कैन बी द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट इस क्लोज कंटेनर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने किसको कांस्टेंट कर दिया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि इनिशियली
इस क्लोज कंटेनर में लिक्विड को डाले हैं और यहाँ पे नॉट ए सिंगल ड्रॉप, नॉट ए सिंगल ड्रॉप, एक भी ड्रॉप ऑफ वेपर नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आप ये सब नाम सुने होंगे। ड्यू पॉइंट नाम सुने हैं? ड्यू पॉइंट कुछ नहीं सुने हैं? माउंटेन ड्यू तो सुने हैं। लास्ट ड्रॉप देखते हैं, कुछ बहुत अच्छा कोई लिक्विड रहता है तो हम यू आर वेटिंग फॉर बस लास्ट तक, करेक्ट। तो वैसे ही ड्यू पॉइंट, राइट, वैसे ही एक और होता है बबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बबल पॉइंट। तो सब पे 1 बाय 1 आएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस क्लोज कंटेनर में, देखिए पहला क्लास थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहता है हर टॉपिक का, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप चाहिएगा कि फटाफट मैं फास्ट हो जाऊँगा, तो नहीं हो पाता है। पहला क्लास में माहौल बनाना पड़ता है और बहुत कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। तो वही फाउंडेशन रहता है, वहाँ से ही आगे बढ़ना होता है। तो इस क्लोज कंटेनर में सपोज कीजिए कि यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हुआ, ठीक है। इस लिक्विड का वेपर बनना शुरू हुआ और एक ऐसा टाइम, जिस टाइम पे, अब यहाँ पे अगर एक ऐसा टाइम तो आ सकता है ना कि लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो ये भी तो हो सकता है कि वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, हाँ है ना। तो एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पे एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ एवोपरेशन, क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस टाइम पे इस लिक्विड का वेपर इसके अपर सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? जितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ evaporation becomes equal to rate of condensation, then at that point pressure develop on the upper surface of liquid is called vapor pressure of liquid। अब इसको अच्छा से सेंटेंस बनाने के लिए इसको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको बना लीजिएगा। इसका मतलब है कि हर पॉइंट का प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं बोल सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे क्या इक्वल हो जाए, रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस मोमेंट पे जो इस लिक्विड का जो बबल्स का जो वेपर का जो प्रेशर लिक्विड के अपर सरफेस पे डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों कर दिए? तो टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों कर दिए, इसका 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। आपको नहीं लगता कि टेम्परेचर वेरी करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर बनने का रेट ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? ये तो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, गैस तेज कर दिए तो कम वेपर बनेगा। दैट्स वाई टेम्परेचर को वेरी करता रहिएगा तो क्या वो आपका सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से टेम्परेचर वेरी करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, आप में से बहुत सारे लोग को
मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पढ़ाया हूँ, थोड़ा नहीं पढ़ा तो दिए हैं 90%, बट फिर भी थोड़ा सा बोलते हैं। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, हाँ या ना, मतलब वेपर। और जब ये बात बोल दिया गया कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और रेट ऑफ इवोपरेशन का मतलब लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट, वेपर। तो आपको नहीं लगता है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस, हाँ या ना, दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, लिक्विड एंड गैस। तो जहाँ पे लिक्विड और गैस, इसका मतलब है कि, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ या ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाना रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है इसी का नाम यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन है, और यहाँ से जो बैकवर्ड जा रहे हैं उसी का नाम क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप समझ में आ गया होगा कि ओके, तो ये जो फॉरवर्ड के लिए केफ रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड के लिए क्या है, के बी, हाँ ना। और ये तो पक्का पता है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, करेक्ट। इसका मतलब है कि केएफ बाई के बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। दैट्स वाई टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो नहीं लगता है इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए मैंने एक पहले लिख दिया, एट वेरिएबल टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ गए। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। चलिए तो यहां बताइए के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा स्टूडेंट, के पी इक्वल टू क्या लिखते हैं, जल्दी से बोलिए, याद है, के सी एंड के पी, नहीं के पी पूछ रहे हैं, नॉट के सी, के पी। तब यहां पे पार्शियल प्रेशर थोड़े बोलेंगे, वेपर और लिक्विड में किसका प्रेशर, नहीं लगता है कि वेपर गैस का प्रेशर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का प्रेशर को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, हाँ या ना। दैट्स भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर को क्या मान लेते थे, वन होता नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या मानते थे, ऐसे कोई पूछेगा प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू गैस इज व्हाट, काउंटेबल या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। बट यहां पे लिखने के लिए केपी के लिए क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस, हाँ या ना। ऐसे तो लिखना चाहते हैं दिस बाय दिस प्रेशर ऑफ गैस बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड, बट लिक्विड का प्रेशर और सॉलिड का प्रेशर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या मान लेते हैं, इस फार्मूला के लिए 1 मान लेते हैं, 1 होता नहीं है बट मान क्या लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो केपी इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, केपी इक्वल टू हो गया प्रेशर ऑफ गैस, और केपी क्या है, बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये तो पक्का पता होगा, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, यहां देखिएगा सब लोग, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट है क्लास, अभी तक चल रहा था सिर्फ थ्योरी। तो k इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है ना, हाँ या ना। एक कौन सा इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी, हाँ या ना। और के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए बी ई टू द पावर ई ए बी बाई आर टी, करेक्ट। और अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या लिखिएगा, के एफ बाई के बी, हाँ है ना। और के एफ बाई के बी के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ बाई ए बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जो भी कॉमन है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो 1 बाई आर टी को बाहर ले लीजिए, -1 बाई आर टी को बाहर ले लेते हैं तो क्या लिखिएगा, ई ए एफ माइनस ई ए बी, है ना। और दिस माइनस दिस को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। अभी तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए थे, दिस माइनस दिस इज इक्वल व्हाट। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, हाँ है ना। अरे बताया है ना कि डेल्टा एच डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट, ये भी तो बोल दिए थे, डेल्टा एच डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। तो ये कौन सा इक्वेशन था, इसका नाम था वान डेफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, वान डेफ इक्वेशन। चलिए तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो डेल्टा एच है वो नहीं लगता है कि इट इज द डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि आप क्या एक्चुअली हम लोग जो बोलते रहते हैं रिएक्शन में ए कन्वर्टेड टू बी और डेल्टा एच लिखते हैं, और डेल्टा एच किसका लिखते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन का लिखते हैं या फॉरवर्ड का लिखते हैं, वो कन्वेंशन है, वो एक्चुअली फॉरवर्ड का ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, यहाँ देखिएगा लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, या जो गैस को ही जो वेपर में बोल रहा हूं, तो यहाँ पे इस केस के लिए फॉर दिस पार्टिकुलर एग्जाम्पल आपको नहीं लगता है कि के इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअली ए ई टू द पावर, और यहाँ पे जो डेल्टा एच हो वो डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंथैल्पी ऑफ व्हाट, वेपोराइजेशन, है ना। इंथैल्पी, जल्दी से बोलिए, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और बोलिए यहां से यहां तक जाना, यहां से यहां तक जाना, लिक्विड से गैस में जाना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। क्या लिक्विड से गैस में खुद से होगा या एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि ए टर्म मेरा पॉजिटिव हो गया, है ना, जिसको, और ए जब मेरा टर्म पॉजिटिव हो गया तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या ए लिख सकते हैं, ए टू द ई टू द पावर डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आर टी, है ना। अब बताइए, और ये सब बात हम लोग ली चेटेरिया प्रिंसिपल में भी बोल चुके हैं, याद है। एक प्रिंसिपल होता है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है ली चेटेरिया। और ली चेटेरिया में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाता है ना। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो किस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, एंडोथर्मिक। एनर्जी और सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम किसके तरफ मूव कर रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एनीवे, तो इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा स्टूडेंट तो ए वैल्यू क्या होगा, और किसी लिक्विड के लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो फिक्स ही रहेगा ना मोटा मोटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये सर्किल डिक्रीज करेगा, है ना। और ये सर्किल डिक्रीज, यहां देखिए सब लोग मार्कर पे देखिए, कुछ लोग तो बिना देखे हुए असर बोलते रहते हैं। यहां देखिएगा ये सर्किल डिक्रीज करेगा और ये सर्किल डिक्रीज करेगा तो ये सर्किल भी डिक्रीज करेगा, है ना। और ये सर्किल जब डिक्रीज करेगा तो ये बड़ा सर्किल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि लिक्विड से गैस में जाने के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो टी इंक्रीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज, है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर।
और टेम्परेचर ज़्यादा, तो इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा। और आपको नहीं लगता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वो किधर फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होने से रिएक्शन किसकी तरफ ज़्यादा रहता है, बैकवर्ड की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया तो बिल्कुल नहीं होता, बीच में है, आधा बैकवर्ड और आधा फॉरवर्ड, हाँ या ना। बट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन 1 है तो नहीं होता कि फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा है, बैकवर्ड की तरफ कम है। इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। दैट्स वाई। अब यहाँ देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला चीज तो मैंने ए इक्वेशन लिख दिया ए, और यहाँ से प्रूफ कर दिया कि दिस के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, दिस के डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। और फिर से यहाँ पे अब केमिकल इक्वेशन में जाइए कि केपी, यहाँ देखिए केपी यही होता है ना, केपी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ गैस, हाँ या ना, प्रेशर ऑफ गैस। तो अब बताइए टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो के का वैल्यू ज़्यादा होगा, और के का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब प्रेशर ऑफ गैस कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर, हाँ या ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और इसमें से बहुत लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होंगे, याद है आप लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत लोग पढ़ लिए होंगे और पता ही नहीं चला कि ऐसा ग्राफ होता क्यों है। ऐसा एनसीईआरटी में है बट ये पता नहीं चलता है कि होता क्यों है, बस लिख लेते हैं कि ऐसा होता है, हाँ या ना, सही सही बोलिएगा, रट लेते हैं कि ऐसा ही होता है। अभी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए यहां देखिएगा, तो यहां पे क्या केपी के बदले प्रेशर ऑफ गैस हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे यही है ना, इस प्रोसेस के लिए लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस के लिए क्या केपी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू केपी एंड केसी के कॉन्सेप्ट से। तो क्या यहां पे जो के इक्वल टू ए लिखे हैं, ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी और डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी, तो क्या के के बदले पी लिख सकते हैं, के के बदले पी, पी इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, हाँ या ना। तो अब बताइए प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट, प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डेल्टा एच एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो डिफरेंट लिक्विड का डेल्टा एच सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन फॉर ए गिवन लिक्विड डेल्टा एच क्या रहेगा, मोटा मोटी सेम रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए अरे यहाँ पे देखिए के इक्वल टू ए कर दिए, तो यहाँ पे के के बदले पी कर दिए, तो ए के बदले क्या कर दिए, एक पी नॉट ले लिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि ई के अंदर जो भी रहेगा वो तो डायमेंशन लेस रहेगा, हाँ या ना। तो ए डायमेंशन लेस रहेगा तो लेफ्ट साइड में प्रेशर का यूनिट है, तो राइट साइड में भी तो प्रेशर का यूनिट होना चाहिए। ये हम लोग पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन डिफरेंट रहता है या सेम रहता है, सेम रहता है। ओके, तो अब बताइए ए पी और सपोज कीजिए फॉर ए गिवन लिक्विड, तो जैसे ही बोलते हैं फॉर ए गिवन लिक्विड, तो गिवन लिक्विड बोलने का मतलब है कि डेल्टा एच को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो एट ए फॉर ए गिवन लिक्विड प्रेशर और टेम्परेचर, तो ये जो फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कैसा फंक्शन है, लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग है, समझ गए। तो P वर्सेस T का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, कैसा ग्राफ मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका P वर्सेस T का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, P इक्वल टू पी नॉट ई टू द माइनस डेल्टा एच बाई आर टी,
तो आपको प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मिलता रहेगा। ओके, तो अब आपको आगे चलकर समझ में आएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लिक्विड का या सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का ऐसा ग्राफ क्यों दिखाया जाता है। ऐसे मैं चाहता तो वहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करता, बट अभी जब पहले ही आपको ये समझा दिया कि देखिए P = P0 E⁻ डेल्टा H बाई RT होता है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और ये तो पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा गैस का। दैट्स वाई ये ग्राफ क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहेगा। क्या करेगा, यस, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। चलिए, तो पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि एक ऐसा ग्राफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है मेरे लिए, ठीक है। तो एक ग्राफ ये रहेगा, अगर दोनों तरफ अगर सपोज कीजिए कि अगर आप इसको ये भी तो एक इक्वेशन पढ़ाए थे, log K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R, हाँ या ना, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और ये नहीं लगता